वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने एनिमल टिश्यू कंप्लीट किया. हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, और इसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था. नंबर 1 एनिमल टिश्यू, जिसमें हमने चारों टाइप के टिश्यूज़ को डिटेल में स्टडी किया, एंड द सेकेंड पार्ट वॉज द मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स, जिसमें हमें 3 एनिमल्स को स्टडी करना है. अर्थवर्म विच इज़ अ मेंबर ऑफ फाइलम एनेलिडा, cockroach a member of phylum Arthropoda, and frog a member of amphibian class of vertebrates. Now अगर हम इस पार्ट के वेटेज की बात करें तो अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस इसमें से आते ही आते हैं, बट अप टू 6 क्वेश्चंस भी नीट में इस पार्ट में से आए हुए हैं. अकेले फ्रॉग में से ही 3 to 4 क्वेश्चंस लास्ट ईयर नीट में ही आए थे. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हालांकि नीट के सिलेबस में कॉकरोच करके दिया होता था, लेकिन क्योंकि हम एनिमल किंगडम डिटेल में पढ़ चुके हैं और ये तीनों एनिमल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, सो दे डोंट हैव टू बी टेकन लाइटली एट ऑल. You have to read them in great details, and definitely 2 to 3 questions will come from this part, and up to 6 questions have also arrived. We will start first with the first member, that is the earthworm. Students, नाम है morphology of earthworm. पहले हम समझते हैं कि इस morphology word का क्या मतलब है. Morpho means form, appearance, यानी कोई भी एनिमल का एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होता है उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, और उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है इट इज़ कॉल्ड एनाटमी. तो एक्चुअली हम अर्थवर्म की सिर्फ मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, हम उसकी मॉर्फोलॉजी भी पढ़ेंगे यानी उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और हम उसकी एनाटमी भी पढ़ेंगे दैट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इज अर्थवर्म. पहले हम अर्थवर्म की टैक्सोनॉमी लिख लेते हैं. लेट अस फर्स्ट राइट डाउन द किंगडम टू विच इट बिलोंग्स. किंगडम के बाद हम लिखेंगे फाइलम. फाइलम से छोटी यूनिट होती है स्टूडेंट्स. फाइलम के बाद क्या आता है? क्लास. देन इस क्लास में वो किस ऑर्डर को बिलोंग करता है, सो वील राइट द ऑर्डर. देन वील राइट इट्स फैमिली. फैमिली के बाद वी विल टॉक व्हाट इज द जीनस, एंड देन द स्पीशीज. और स्पीशीज से छोटी यूनिट तो कोई भी नहीं होती स्टूडेंट्स, बट हम लिखेंगे यहां पर उसका कॉमन नेम. बहुत सारे अर्थवर्म है, अराउंड 500 स्पीशीज ऑफ अर्थवर्म आर नोन. हम जो अर्थवर्म रीड कर रहे हैं इट इज़ द कॉमन अर्थवर्म जो हम लोगों के घरों में मिलता है, नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में मिलता है. सो वील टॉक अबाउट इट. किंगडम, व्हाट इज द किंगडम? एनिमेलिया, वी नो. फाइलम आप जानते हैं, इसका फाइलम है एनेलिडा. क्लास हमने पढ़ा था, हमने एनेलिडा फाइलम को क्लासेस में डिवाइड किया था. अर्थवर्म हमने पढ़ा था ओलिगोकीटा क्लास में, जो टेरेस्ट्रियल वर्म्स जिसके अंदर आते हैं. नाउ द ऑर्डर, ये आपको लर्न करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. ऑर्डर इज ओपिस्थोपोरा, दिस इज द ऑर्डर. द फैमिली इज Megascolicidae. Megascolicidae. Now, the earthworm which we are going to read is the Pheretima posthuma. Posthuma, which is the common North Indian earthworm. So, the common name is earthworm, and it is a North Indian earthworm, which is commonly found in North India. This is the earthworm about which we are going to read. बाकी अलग अलग स्पीशीज में there are some variations. Now, क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, कॉमन नॉर्थ इंडियन अर्थवर्म इज फेरेटिमा पोस्थ्यूमा. कॉमन साउथ इंडियन अर्थवर्म इज, लेट अस राइट डाउन, कॉमन साउथ इंडियन अर्थवर्म. इसी जीनस का है स्टूडेंट्स, बट इट इज फेरेटिमा मेगास्कोलेक्स. Pheretima megascolex. This is the species which is commonly found in South India. Now, there is one more term, and that is the European earthworm.
विच इज़ कॉमनली फाउंड इन यूरोप, बट अब ये सभी जगह मिलता है क्योंकि यूरोप से जब ट्रेड हुआ, बिजनेस हुआ और शिप्स जब ट्रैवल करते थे तो उन शिप्स के अंदर ये अर्थवर्म भी ट्रैवल कर गए. सो नाउ दे आर नॉट ओनली फाउंड इन यूरोप, दे आर ऑल्सो फाउंड in various other countries, but still they are known as European earthworms because they are mainly found there and they have originated there. So the earthworm is called Lumbricus. Now this is very important. ये question कई बार पूछा गया है that Lumbricus is the common European earthworm. स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई एनिमल पढ़ेंगे पहले हम उसकी बेसिक हैबिट्स रीड करेंगे और हैबिटेट रीड करेंगे, फिर हम उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे और फिर हम उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर यानी एनाटमी रीड करेंगे, जिसमें हम वेरियस सिस्टम्स पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ दैट एनिमल. सो लेट अस नाउ बिगिन विथ हैबिट्स एंड हैबिटेट of earthworm. And which earthworm are we talking about? We are talking about the common North Indian earthworm, that is Pheretima posthuma. अगर आप लोगों ने आपके घर में कभी भी अर्थवर्म को ऑब्जर्व किया हो, अर्थवर्म मतलब केचुआ, ये टेरेस्ट्रियल है, लैंड पे मिलता है और ये बिल बना के रहते हैं स्टूडेंट्स, सो दे आर कॉल्ड फोसोरियल. कॉमनली कहाँ देखे हैं अर्थवर्म्स आपने? हमारे नॉर्मली घरों में नहीं मिलते. नॉर्मली कहाँ मिलते हैं? जो घर के बाहर हमारे गार्डन है, लॉन है, पार्क्स हैं, फील्ड्स हैं, यानी जहाँ पे गीली मिट्टी होती है, वेट सॉइल, वहाँ पर ये बिल बनाते हैं. दे मेक देयर बरोज एंड दे लिव इनसाइड दोज बरोज. सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट दे आर टेरेस्ट्रियल वर्म्स. ये सब क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टेरेस्ट्रियल वर्म्स. सेकेंड, दे आर फोसोरियल वर्म्स. फोसोरियल उन वर्म्स को बोलते हैं जो बिल बनाते हैं. सो दे मेक बरोज इन वेट सॉइल. इन वेट सॉइल. मेक बरोज एंड ऑब्वियसली दे लिव इनसाइड देम. सो दे आर फोसोरियल वर्म्स. आपको अगर याद हो हेमिकॉर्डेट्स जो थे, बेलेनोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस, वहां भी हमने इस टर्म को यूज किया था, दैट दे आर फोसोरियल. दे ऑल्सो मेक बरोज, बट दे मेक बरोज ऑन द सी ओशियन फ्लोर. ये कहां बना रहे हैं? मिट्टी में बना रहे हैं, गीली मिट्टी में. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ये जनरली कहां मिलेंगे? दे आर मोस्टली फाउंड इन gardens, lawns, parks, fields, etc. Gardens, lawns, parks, fields, etc. अब जनरली आपने अर्थवर्म्स कब देखे हैं? दिन में, कभी दिन में अर्थवर्म्स देखे हैं आपने? बारिश का टाइम है तो अलग बात है, अदरवाइज ये जो केचू हैं, अर्थवर्म हैं, ये हमेशा जब भी हम रात को वॉक करने जाते हैं गार्डन में या पार्क में तब हमें दिखते हैं. सो दे आर बेसिकली नाइट एनिमल्स, दे आर नाइट क्रॉलर्स. ऑलराइट, सो दीज काइंड ऑफ एनिमल्स विच आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट आर कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल्स. सो अर्थवर्म जो है ये कैसा एनिमल है? इट इज नॉक्टर्नल इन हैबिट. नॉक्टर्नल, that means they are night crawlers. They are more active at night. Night crawlers or nocturnal. That means they remain active during night time. They come out of their burrows during night to feed and to breed. All right? To feed and to breed. That is to reproduce. ये रात में ही आते हैं. Except rainy season. रेनी सीजन में क्या होता है स्टूडेंट्स? इनके जो बिल हैं, जो इनके बरोज हैं, वो पूरा उसमें वाटर भर जाता है. दे बिकम्स क्लॉग्ड विद वाटर. तब इन्हें दिन में भी, ड्यूरिंग डे टाइम ऑल्सो, दे हैव टू कम आउट इन द ओपन फॉर देयर रेस्पिरेशन. वी विल सी हाउ. सो रेनी सीजन में ये दिन में भी एक्टिव होंगे, दिन में भी बाहर मिलेंगे, बट अदरवाइज जनरली इफ यू टॉक देम दे आर नॉक्टर्नल और दे आर नाइट क्रॉलर्स. नाउ they are also called rainy worms because during monsoon or during rainy season they come out even during day. They come out even during day, even at daytime. Otherwise हमेशा रात में ही आते हैं.
Now let us see some more important habits of these earthworms. अर्थवर्म्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये जनरली क्या करते हैं, ये मिट्टी में अपना, गीली मिट्टी में अपना बिल बनाते हैं। और कैसी सॉइल पे रहते हैं ये? वो सॉइल जिसमें बहुत अच्छा ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब उसमें बहुत सारी डेड लीव्स हैं उस सॉइल के अंदर पड़ी हुई, उसमें बहुत सारे डेड एनिमल्स हैं जो पड़े हुए हैं, उनका ऑर्गेनिक मैटर है। और वो जो डेड मैटर है सॉइल के अंदर, उसे ये खाते हैं। सो दे फीड ऑन दैट डेड डीकेइंग, सड़ा गला हुआ जो ऑर्गेनिक मैटर है, लीव्स हैं, उस पर ये फीड करते हैं। हेंस दे आर कॉल्ड डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस, दैट मीन्स they feed on dead organic matter, कोई भी एल्गी, एनिमल्स जो मर के और मिट्टी में सड़ गल रहे हैं, इंसेक्ट्स, सो दे फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। एंड जो पत्तियां गिर गई हैं, मर गई हैं, सड़ी गली, एंड डीकेइंग और डीकेड लीव्स एक्सेट्रा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज डेड। डेड पर फीड कर रहा है, कोई भी चीज जो मर गई है, मिट्टी के अंदर धसी हुई है, सड़ गई है, उस पर अर्थवर्म्स फीड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनका स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट्स मिट्टी में से डायरेक्टली नहीं ले सकते। जब अर्थवर्म उन पर फीड कर लेते हैं और फिर उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, और डाइजेस्ट करके जो इनका अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसे, जब उसकी जो फीसेस है उसे जब एक्सक्रीट आउट करते हैं, उस फीसेस के थ्रू वो प्लांट्स वो न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दे एक्सक्रीट अनडाइजेस्टेड वेस्ट, यही जो डीकेइंग मैटर इन्होंने खाया है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट एज लिटिल हीप्स ऑफ पेलेट। छोटी छोटी ढेरियों में ये अपनी फीसेस, एक्सक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं एज लिटिल हीप्स ऑफ पेलेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये जो पेलेट्स हैं, इनका एक्सक्रीशन है, इनकी फीसेस है, दैट इज नोन एज वर्म कास्टिंग्स। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जो फीसेस है, मोशन है, वो इतना रिच होता है डेड मैटर में, ऑर्गेनिक मैटर में, कि वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देता है। वो एक खाद की तरह काम करता है, एक मेन्योर की तरह काम करता है। सो दिस हैज मेन्योर प्रॉपर्टी। मेन्योर प्रॉपर्टी, इसे खाद बनाने में यूज करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में इसको यूज करते हैं, जो अर्थवर्म का अनडाइजेस्टेड फीसेस है उसको। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हैबिट स्टूडेंट्स, क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी एनिमल्स पे भी फीड कर रहे हैं और डेड लीव्स यानी प्लांट मैटर पे भी फीड कर रहे हैं, यानी कि ये शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, बट ओनली डेड, दे आर डेट्रीवोरस, हेंस दे आर कॉल्ड ओमनीवोरस। सो दे आर ओमनीवोरस, दैट मीन्स बोथ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स फीड ऑन। यहां लिख देती हूं मैं, आपको कंफ्यूजन नहीं हो। वो इनको सर्वाहारी बोलते हैं, शाकाहारी भी मांसाहारी भी। दे फीड ऑन बोथ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, दैट मीन्स दे आर ओमनीवोरस। इसे मिट्टी से ही लेते हैं, ये डायरेक्टली ऐसे फीड नहीं करते हैं फंगस की तरह। ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी में मिला हुआ है उसके थ्रू ये लेते हैं। सो दे आर ओमनीवोरस। नाउ अर्थवर्म, अगर आपने कभी नोट किया हो गार्डन्स में, तो कौन से कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का। सो इट इज रेडिश ब्राउन कलर। एंड व्हाई इट इज दिस रेडिश ब्राउन कलर? इनके जो अर्थवर्म है उसके अंदर एक पिगमेंट मिलता है जिसे पोरफायरिन बोलते हैं, जो इसको यूवी रेज, हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, और ये ही इसको रेडिश ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे आर रेडिश ब्राउन कलर ड्यू टू पोरफायरिन पिगमेंट। ये सब क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स आए हुए, इसे अच्छे से लर्न करना है।
So due to this porphyrin pigment, they are reddish brown in color. Now next character, next habit. Students, earthworm जो होते हैं ये bisexual होते हैं. That means male and female दोनों ही reproductive organs same earthworm के अंदर मिलेंगे. So they are bisexual. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पॉइंट जब हमने एनेलिडा पढ़ा था कि नीरिस के अलावा जितने भी एनेलिडा हैं दे ऑल आर बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल को ही कहते हैं मोनोइशियस. हमने ये स्टडी किया था. इनके लिए एक और नाम होता है, क्या आपको याद आ रहा है? इट इज हर्माफ्रोडाइट. फ्रोडाइट. दैट मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल reproductive organs, that means the testes and the ovaries organs in same earthworm. एक earthworm के अंदर मेल और फीमेल दोनों reproductive organs मिलते हैं. So they are hermaphrodite, monoecious और bisexual. 3 terms for the same character. Now अर्थवर्म में हालांकि दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिल रहे हैं मेल एंड फीमेल, पर कभी भी ऐसा नहीं होता कि इसी ए अर्थवर्म जो है इसी के स्पर्म्स और इसी के ओवा फर्टिलाइज कर जाएं. दिस नेवर हैपेंस. दे डू नॉट शो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, दे शो क्रॉस फर्टिलाइजेशन. दैट मीन्स स्पर्म ऑफ वन अर्थवर्म will fertilize with the ova of another earthworm. So they show cross fertilization. And why this happens? Due to प्रोटैंड्री. प्रोटैंड्री ये सब हम पढ़ेंगे जब हम इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिटेल में पढ़ेंगे. प्रो मीन्स प्रीवियस, पहले, फर्स्ट. एंड्री वर्ड, एंड्रो वर्ड जो है वो मेल रिप्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं. जैसे जो मेल रिप्रोडक्शन के स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें एंड्रोलॉजिस्ट बोलते हैं. इसकी स्टडी को एंड्रोलॉजी बोलते हैं. सो अर्थवर्म में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस, वो पहले डेवलप हो जाता है, पहले मेच्योर हो जाता है एज कंपेयर टू ओवरी. इसीलिए कभी भी इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज दे आर मेच्योरिंग एट डिफरेंट टाइम्स, द टेस्टिस एंड द ओवरीज. सो 2 तरह के हो सकते हैं, या तो ओवरी पहले मेच्योर हो, देन इट इज कॉल्ड प्रोटोगाइनस कंडीशन, एंड इफ द टेस्टिस इज गेटिंग मेच्योर्ड फर्स्ट, देन इट इज कॉल्ड प्रोटोएंड्रस कंडीशन. अर्थवर्म में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो पहले मैच्योर होते हैं. प्रोटैंड्री मीन्स अर्लियर मैच्यूरेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव organ and hence they never show self fertilization. All right, so these are some of the characters. इसमें एक और पॉइंट हम लिख लेते हैं कि अर्थवर्म जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये इनमें कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं. हमने एनेलिडा में पढ़ा है ये अपनी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं. सो दे आर और दे शो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. दीज आर सम ऑफ द हैबिट्स ऑफ अर्थवर्म. अर्थवर्म्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, इन्हें फ्रेंड्स ऑफ फार्मर बोलते हैं क्योंकि ये बिल बना रहे हैं. बिल बनाएंगे तो सॉइल पोरस हो जाएगी, और पोरस हो जाएगी सॉइल तो उसमें जो रूट्स हैं प्लांट की उन्हें बहुत अच्छे से हवा, एयर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे. ये इसका पहला यूज है. प्लस इनकी जो पेलेट्स हैं, वर्म कास्टिंग्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, फीसेस, वो मेन्योर, खाद की तरह काम करती है. सो दे आर वेरी गुड फॉर द फार्मर्स. आप इसको नोट डाउन करिए और फिर हम पढ़ेंगे the external structure of earthworm. So now students, let's see the external appearance of the earthworm, the external structure, and that is the morphology. Morphology or external structure, यानी बाहर से देखने पर अर्थवर्म हमें किस तरह से दिखेगा. आपने देखा ही होगा स्टूडेंट्स, और हमने पढ़ा भी है, अर्थवर्म जो होता है उसमें बहुत सारे ऐसे सेप्टा मिलते हैं, सेगमेंट्स मिलते हैं. इट इज सेगमेंटेड बिकॉज इट बिलोंग्स टू एनेलिडा, और एनेलिडा फाइलम नाम ही इसीलिए दिया गया था क्योंकि इसमें ट्रू सेगमेंटेशन मिलता है, यानी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन.
इनकी जो बॉडी है वो बाहर से भी डिवाइडेड होती है छोटे छोटे सेगमेंट्स में, और अगर इसकी बॉडी को हम कट करके अंदर से देखें तो भी प्रॉपर सेप्टास, प्रॉपर डिविजन्स बने हुए होते हैं. सो दे हैव अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी. एक टिपिकल केचुए को आप इमेजिन कर ले, दे हैव अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी, और इस बॉडी में क्या मिलते हैं स्टूडेंट्स? हैज मैनी डिविजन्स. इन डिविजन्स को हमने क्या नाम दिया था? सेगमेंट्स कहा था या मेटामियर्स कहा था. हम जो अर्थवर्म पढ़ रहे हैं नॉर्थ इंडियन अर्थवर्म, इसमें करीब 100 to 120 सेगमेंट्स होते हैं अलग अलग. देयर में भी 100, 110, 115. सो दे हैव 100 to 120. ये क्वेश्चन पूछा जाता है. 100 to 120 सेगमेंट्स और मेटामियर्स. और ये सेगमेंटेशन कैसा है स्टूडेंट्स? ये ट्रू सेगमेंटेशन है. दैट मीन्स बोथ बाहर से भी सेगमेंट्स हैं और अंदर भी प्रॉपर डिविजन्स हैं. सो बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन. और ये आपको याद रखना बहुत ईजी है क्योंकि हम ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं? एनेलिडा फाइलम डिटेल में पढ़ चुके हैं. दिस इज हाउ देयर बॉडी इज डिवाइडेड. नाउ इनकी जो बॉडी होती है स्टूडेंट्स किस तरह से होती है? आइए हम पहले यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं. टिपिकल, सपोज ये पहला सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, 13, 14. नाउ दिस इज द 14th वन. अब मैं इसको रब कर रही हूँ. क्यों कर रही हूँ अभी आपको बताती हूँ. फर्स्ट सेगमेंट है. फर्स्ट सेगमेंट जो होता है स्टूडेंट्स, इसमें एक ओपनिंग होती है, एक छेद होता है, विच इज कॉल्ड माउथ. सो दिस इज द माउथ. सो नाउ लेट अस राइट डाउन दैट द फर्स्ट सेगमेंट जिसमें माउथ है, क्योंकि इसमें माउथ है स्टूडेंट्स, इसे बकल सेगमेंट भी बोलते हैं क्योंकि बकल वर्ड माउथ के लिए यूज करते हैं. सो द फर्स्ट सेगमेंट और द बकल सेगमेंट, इसमें क्या है? हैज माउथ. दिस इज नोन एज पेरिस्टोमियम. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज पेरिस्टोमियम? द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म बॉडी विच हैज माउथ इज नोन एज पेरिस्टोमियम. हैज माउथ. माउथ क्या है? ओपनिंग, छेद जो है उसे माउथ कह रहे हैं और उस पूरे सेगमेंट को हम पेरिस्टोमियम कह रहे हैं. सो दिस इज द माउथ and this whole segment is the peristomium. ये जो फर्स्ट सेगमेंट है अर्थवर्म का, केचुए का, उसके आगे एक बहुत फ्लैशी, एक थिन सा, एक लटका हुआ लोब रहता है, इसको हैंग करता है. किस तरह से? आइए हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं. इस तरह से, लाइक दिस. ये क्या करता है? ये अर्थवर्म के सबसे आगे है, हुड की तरह, एक जैसे हम कैप पहनते हैं वैसे. ये जो है एक तो बिल बनाने में मदद करता है, बरो करने में, मिट्टी को खोदने में. दूसरा ये क्या करता है? ये बहुत सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, तो कोई भी आगे अगर कोई हंटर है इनके लिए, या कोई पत्थर है, कुछ भी चीज़ है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये उसको सेंस कर लेता है और फिर अर्थवर्म को रोक देता है. सो फर्स्ट सेगमेंट को ओवरहैंग क्या करेगा? लेट अस राइट डाउन दैट दिस सेगमेंट इज ओवरहंग by fleshy लोब. ये जो लोब है स्टूडेंट, इसको कहते हैं प्रोस्टोमियम. सेगमेंट है पेरिस्टोमियम और जो लोब है दैट इज कॉल्ड प्रोस्टोमियम. डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं ये सारे. प्रोस्टोमियम, इट ओवरहैंग्स द फर्स्ट सेगमेंट. क्या फंक्शंस हैं इसके स्टूडेंट्स? इसके दो फंक्शंस हैं. पहला, हेल्प्स इन बरो फॉर्मेशन, मिट्टी खोदने के काम आता है, नुकीला सा है, बरो फॉर्मेशन. एंड सेकंड, इट इज सेंसरी इन फंक्शन, सो इट कैन सेंस द ऑब्स्ट्रक्शंस. इट इज सेंसरी इन फंक्शन, बरो एंड सेंसरी. ऑलराइट, एक कैप पहनाई हुई है नेचर ने इसको ऑलरेडी, हुड. नाउ ये बॉडी है, ऑलराइट. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, 9, 10, 11, 12, 13.
14th, 15th और 16th को मैं ऐसे बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। और फिर इसके आगे के सेगमेंट्स होंगे, दिस इज 14th, 15th, 16th, फिर ये फर्दर सेगमेंट्स होंगे, कितने हो सकते हैं 100 से लेके 120, एंड देन सपोज दिस इज द लास्ट सेगमेंट। लास्ट सेगमेंट में भी एक ओपनिंग होगी क्योंकि एनेलिडा में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, हमने पढ़ा था। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, यानी 2 ओपनिंग्स हैं, सबसे फ्रंट में माउथ और सबसे लास्ट में एनस। सो दिस इज द एनस। ये जो लास्ट सेगमेंट है स्टूडेंट्स, इसे पाइजीडियम कहते हैं। सो दिस इज पाइजीडियम, द लास्ट सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म्स बॉडी। सो लेट अस राइट डाउन that the first segment is peristomium, which contains mouth, and last segment which contains anus is known as pygidium. Pygidium, and this contains anus, or this has anus, from where the undigested food material will be thrown out of the body. All right, now ये हमने इस तरह से स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई? एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये जो एरिया है इसे बोलते हैं क्लाइटेलम, और ये बहुत सिक्रीटरी है, इसके पास ग्लैंड सेल्स हैं, यहीं पे जाके आगे नए अर्थवर्म बनेंगे क्योंकि ये फूड मटेरियल प्रोवाइड करेगा, प्रोटीन बनाएगा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, कोकून बनाएगा, हम पढ़ेंगे। सो ये जो रीजन है इसे हमेशा इस तरह से ड्रॉ किया जाता है, स्ट्रेट लाइन, एंड दिस रीजन 14th, 15th and 16th segment is called क्लाइटेलम, और इस रीजन को बोलते हैं क्लाइटेलर रीजन। तो अर्थवर्म की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, क्लाइटेलर रीजन, और इसके पहले का जो पूरा एरिया है 1st से लेके 13th तक, दिस इज प्री क्लाइटेलर रीजन, यानी क्लाइटेलर के पहले वाला पार्ट, और 17th सेगमेंट से लेके लास्ट सेगमेंट तक हो गया पोस्ट क्लाइटेलर रीजन। तो इस क्लाइटेलम ने अर्थवर्म की बॉडी को 3 रीजन्स में बांट दिया, डिवाइड कर दिया। आइए हम लिख लेते हैं दैट 3 रीजन्स ऑफ बॉडी ऑफ अर्थवर्म। कौन कौन से रीजन्स हो गए हैं? लेट अस राइट देम डाउन नाउ। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। पहला है प्री क्लाइटेलर रीजन, यानी क्लाइटेलम के पहले वाला रीजन, प्री क्लाइटेलर रीजन। कौन कौन से सेगमेंट्स आ जाएंगे? सेगमेंट 1st से लेके 13th तक। सो सेगमेंट 1st to 13th segment. Then clitellar region, clitellar region जिसमें क्लाइटेलम मिलेगा, क्लाइटेलर रीजन। सेगमेंट 14th, 15th एंड 16th, ये रटा होना चाहिए, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। सेगमेंट 14th to 16th, इस पे क्या है? इस एरिया में बहुत ज्यादा ग्लैंड्यूलर टिश्यू का एक बैंड बना हुआ रहता है। सो व्हाट इट हैज? इट हैज सर्क्यूलर बैंड ऑफ ग्लैंड्यूलर टिश्यू, जो आगे जाके कोकून बनाएगा स्टूडेंट्स, जिसके अंदर अर्थवर्म फर्टिलाइज होके नए अर्थवर्म प्रोड्यूस करेंगे। वो इसी एरिया में मिलता है। इस पार्ट को क्लाइटेलम बोलते हैं, दिस इज क्लाइटेलम, और इस एरिया को बोल देंगे क्लाइटेलर रीजन। यही बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और थर्ड हो जाएगा पोस्ट क्लाइटेलर रीजन, क्लाइटेलर के पीछे वाला पार्ट, क्लाइटेलर रीजन। 14, 15, 16 सेगमेंट तो क्लाइटेलम है, तो 17 से लेके जो भी लास्ट सेगमेंट है, सो सेगमेंट 17th टू लास्ट सेगमेंट, दिस इज द पोस्ट क्लाइटेलर रीजन। तो दिस इज हाउ द बॉडी ऑफ अर्थवर्म इज डिवाइडेड। आप इसे ड्रॉ करें, फिर हम कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे अबाउट द
earthworm. Please note it down. Now students, earthworm की जो बॉडी होती है उसे अगर हम देखें, क्योंकि ये रैंक के चल रहे हैं, ऐसे खड़े हुए नहीं हैं, इस तरह से हैं। हम अपनी अगर बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी में जो फ्रंट एरिया है दिस इज कॉल्ड वेंट्रल रीजन, और जो हमारा बैक है दिस इज कॉल्ड डॉर्सल रीजन। अब ये सपोज हमारा फ्रंट है वेंट्रल, ये डॉर्सल है, बैक है। अर्थवर्म लेटा हुआ है इस तरह से। सो जो नीचे वाला पार्ट है अर्थवर्म का वो हो गया वेंट्रल, और ऊपर वाला सरफेस हो गया डॉर्सल। तो अर्थवर्म की बॉडी के दो सरफेस हो गए, डॉर्सल द अपर सरफेस एंड वेंट्रल द लोअर सरफेस। अगर आप अर्थवर्म को, आई एम श्योर किसी ने देखा तो नहीं होगा, बट अगर किसी केचुए को पकड़ के आप ध्यान से देखोगे तो उसके ऊपर का जो सरफेस होता है उसमें बीच में एक बहुत गहरी सी डार्क सी लाइन दिखती है। ये लाइन जो है डार्क लाइन, इसी से पहचाना जाता है कि ये वाला डॉर्सल सरफेस है, अदरवाइज वो पूरा एक सा दिखता है। ये एक्चुअली एक ब्लड वेसल होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है दैट द डॉर्सल सरफेस, that is the upper surface, dorsal surface has a prominent dark line, dark prominent line बीच में होती है, तो इसे हम मिड डॉर्सल लाइन कह सकते हैं। एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली डॉर्सल ब्लड वेसल। हम पढ़ेंगे इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में, ये एक ब्लड वेसल है जो दिख रही है, इसी से पहचाना जाता है कि ये डॉर्सल सरफेस है। बीच में एक बहुत गहरी सी डार्क सी लाइन दिखती है। नाउ जो इसका नीचे वाला सरफेस है दैट इज द वेंट्रल सरफेस, वो कैसे पहचानते हैं? वेंट्रल सरफेस पे अगर आपने अर्थवर्म लिया और उसको आप सीधा करो या उल्टा कर दो तो आपको नीचे वाले सरफेस पे बहुत सारे छोटे 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 छेद दिखेंगे, बहुत सारी ओपनिंग्स दिखेंगी, जिससे समझ में आता है कि ये वेंट्रल सरफेस है। ये सारी बहुत सारी जेनाइटल ओपनिंग्स होती हैं स्टूडेंट्स। हम देखेंगे दो अर्थवर्म जब आपस में कॉप्यूलेशन करते हैं, व्हेन दे गो फॉर रिप्रोडक्शन, तो दोनों वेंट्रल सरफेस के थ्रू ही जुड़ते हैं। जैसे सपोज एक ये अर्थवर्म है, ये अर्थवर्म है, तो इसका वेंट्रल और इसका वेंट्रल, यानी ये ऐसे जुड़ेंगे। यहाँ पर ओपनिंग्स हैं जिससे स्पर्म्स रिलीज होंगे, यहाँ पर ओपनिंग्स हैं जिसमें ओवा अंदर जाएगा। सो वेंट्रल सरफेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेवरल ओपनिंग्स, ऑलराइट। सो दिस हैज सेवरल जेनाइटल ओपनिंग्स, जेनाइटल ओपनिंग्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि आप डॉर्सल सरफेस कैसे पहचानेंगे और वेंट्रल सरफेस कैसे पहचानेंगे। तो डॉर्सल सरफेस तो हम डॉर्सल ब्लड वेसल को देख के पहचान लेंगे, और वेंट्रल सरफेस पे बहुत सारे छेद मिलेंगे जो जेनाइटल ओपनिंग्स हैं। नाउ लेट अस सी, हम बाहर की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। हमने देखा किस तरह से बॉडी सेगमेंटेड है और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। आइए अब देखें कि अर्थवर्म की बॉडी पे कौन कौन से पोर्स, ओपनिंग्स या छेद मिलते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट ओपनिंग्स ऑन surface of earthworm, body surface of earthworm. Now this is very important students, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से, इसको आप अच्छे से समझिएगा। आइए देखें क्या क्या ओपनिंग्स मिलेंगी। मैं यहाँ पर इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। लेट अस सपोज दिस इज सेगमेंट 1, 1 2 3 4 5 हम नहीं बना रहे हैं। सपोज ये सेगमेंट 5 है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मुझे 20 तक ही ओपनिंग्स दिखानी है, इसलिए मैंने 20 बनाए हैं। अब सेप्टाज मिलेंगे इनके बीच में, सेगमेंटेड है ये तो बीच बीच में सेप्टा है, हमने ये सेप्टा बना दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से समझिएगा। और अब हम इस तरफ का कंप्लीट कर देते हैं। सिक्स्थ, 7th, 8th, नाउ व्हाट आर द ओपनिंग्स दैट वी विल फाइंड। आइए देखिए, नंबर 1, पहली ओपनिंग क्या मिलेगी? माउथ। कहाँ पर मिलेगी? फर्स्ट सेगमेंट में, जिसके थ्रू ये फूड अंदर लेगा।
सो इन सेगमेंट फर्स्ट, जिसे हमने पेरिओस्टियम कहा था, वहां पर मिलेगी। एक ओपनिंग क्या है? लास्ट एनस, जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड वेस्ट बॉडी के बाहर जाएगा। सो इन लास्ट सेगमेंट वी विल फाइंड दिस ओपनिंग। हम इसे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम पिछले डायग्राम में, लास्ट डायग्राम में ड्रॉ कर चुके हैं। आइए अब देखें और क्या ओपनिंग्स मिलेंगी। स्टूडेंट्स, हमने अभी अभी पढ़ा था कि अर्थवर्म जो है वो बाइसेक्सुअल है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें हम, तो इसमें 18th सेगमेंट में यहां पे 2 ओपनिंग्स मिलती हैं जिसके थ्रू स्पर्म्स बाहर आते हैं। these are called male genital pores। कितने हैं ये? 1 पेयर हैं, एक जोड़ी है। ऑल राइट, सो लेट अस राइट डाउन मेल जेनाइटल पोर। इसमें स्टूडेंट्स कहाँ मिलते हैं, कौन से सेगमेंट में मिलते हैं और कितने नंबर है, ये तीनों पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने हैं ये? 1 पेयर। कहां पर है? सेगमेंट 18th में। लेकिन ये सेगमेंट 18th में बीच में नहीं है, साइड में है और वेंट्रल सरफेस पे है, नीचे वाले सरफेस पे। हमने पढ़ा है सारी जेनाइटल ओपनिंग्स वेंट्रल पे मिलती हैं, तो इसे कहेंगे वेंट्रोलेटरल पार्ट। साइड्स में है वेंट्रल सरफेस के। सो इन वेंट्रोलेटरल पार्ट ऑफ सेगमेंट 18th, सेगमेंट 18th के वेंट्रोलेटरल पार्ट में एक पेयर मिलते हैं जिसे कहते हैं मेल जेनाइटल पोर। और इसका जो फंक्शन है स्टूडेंट्स, वो क्या है? रिलीज स्पर्म्स। ये इसका फंक्शन है, यहां से स्पर्म्स बाहर निकलेंगे। नाउ लेट अस सी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक और ओपनिंग। ये जो दोनों पोर्स हैं, इसके ठीक ऊपर यानी 17th और 19th, यहां पर 1 पेयर यानी टोटल 2 पेयर, यानी टोटल 4 ओपनिंग्स मिलती हैं जिन्हें कहते हैं जेनाइटल पैपिले। एक्चुअली स्टूडेंट्स, इसके थ्रू एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जो दोनों अर्थवर्म को आपस में चिपकने में मदद करता है जब उनको कॉप्यूलेशन करना होता है, रिप्रोडक्शन करना होता है। सो द नेक्स्ट ओपनिंग इज कॉल्ड जेनाइटल और कॉप्यूलेटरी, क्योंकि कॉप्यूलेशन के टाइम इसमें से सब्सटेंस निकलेगा। कॉप्यूलेटरी पैपिले, पैपिले कहिए, दैट मीन्स दे आर द ओपनिंग्स। ये कहां पे प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? ये 2 पेयर है, 2 पेयर। ये भी साइड में है यानी वेंट्रोलेटरल पार्ट ऑफ सेगमेंट 17th एंड 19th। याद रखने का तरीका, मेल जेनाइटल पोर के ऊपर और नीचे, तो सेगमेंट 17th एंड 19th। सो 2 पेयर लाइक दिस। क्या फंक्शन है इनका? होल्ड 2 अर्थवर्म्स टुगेदर। ये इन दोनों को बाइंड करने में, चिपकने में हेल्प करती हैं ताकि रिप्रोडक्शन हो सके। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट ओपनिंग्स। जैसे एक मेल जेनाइटल पोर है जिसके थ्रू स्पर्म्स बाहर आ रहे हैं, ऐसे ही 14th सेगमेंट के बीच में एक सिंगल ओपनिंग मिलती है जिसके थ्रू एग बाहर आता है, ओवा बाहर आता है। सो दिस इज कॉल्ड फीमेल जेनाइटल पोर। ये सिंगल है स्टूडेंट्स, फीमेल जेनाइटल पोर। सो लेट अस राइट डाउन द नेक्स्ट ओपनिंग विच इज द फीमेल जेनाइटल पोर। दिस इज सिंगल। ये 1 पेयर है, ये 2 पेयर है, ये सिंगल है, सिंगल। और ये बीच में मिल रही है, वेंट्रल सरफेस पर है पर बीच में, तो इसे कहेंगे मिड वेंट्रल। इन मिड वेंट्रल रीजन और पार्ट ऑफ सेगमेंट 14th। ये सेगमेंट्स अच्छे से लर्न करने हैं। सो इट इज 1 इन नंबर, मिड वेंट्रल, सेगमेंट 14th। इसमें से क्या होगा? एग्स बाहर आएंगे। सो इट लेज
अनफर्टिलाइज्ड एग, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हम पढ़ेंगे बाद में, कोकून के अंदर होगा, वी विल रीड, अभी तो आप लर्न कर ले दैट इट लेज अनफर्टिलाइज्ड एग्स और ओवा, एक ही बात है. दिस इज द फंक्शन. नाउ नेक्स्ट ओपनिंग. स्टूडेंट्स, क्योंकि अर्थवर्म जो है, एक अर्थवर्म दूसरे अर्थवर्म के साथ ही रिप्रोडक्शन शो करता है, सेम अर्थवर्म के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो जो मेल जेनाइटल पोर है यहाँ से स्पर्म्स निकलेंगे और दूसरे फीमेल जेनाइटल, जो दूसरा फीमेल अर्थवर्म की तरह जो एक्ट कर रहा है, उसके पास एक थैलियाँ होती हैं जिनमें जाके वो स्टोर हो जाते हैं. ये जो पाउच हैं, इनकी ओपनिंग्स होती हैं जिनके थ्रू वो इस पाउच के अंदर जाते हैं, वो ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं. ये जो सेप्टा है 5th और 6th के बीच में, यहाँ पर एक ओपनिंग है दोनों तरफ, वेंट्रल सरफेस पे ही है क्योंकि वेंट्रल से ही तो जुड़ रहे हैं ये एक दूसरे से, लाइक दिस. एक यहाँ है 6th और 7th, 7th एंड 8th, टोटल 8 पाउच हैं स्टूडेंट्स, एंड 8th एंड 9th. पर ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट में नहीं है, ये कहाँ प्रेजेंट है? इंटर सेगमेंटल ग्रूव जो है, जो गड्ढा है, सेप्टम है, उस पे प्रेजेंट है. दे आर कॉल्ड स्पर्माथीका, स्पर्माथीका, और इन ओपनिंग्स को कह देंगे स्पर्माथीकल पोर्स. एक अर्थवर्म जो अपने स्पर्म्स देगा वो इस स्पर्माथीका के अंदर आके स्टोर होंगे. कैसे फिर वो एग से मिलेंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो द नेक्स्ट ओपनिंग इज स्पर्माथीकल पोर्स. ये कितने हैं? दे आर 4 पेयर्स, यानी 8 हैं टोटल, ये नंबर याद होना चाहिए. दे आर 4 पेयर्स. कहाँ पर मिल रहे हैं? वेंट्रल सरफेस पर ही मिल रहे हैं और साइड्स में मिल रहे हैं. सो वेंट्रोलेटरल पार्ट ऑफ, ये एक सेगमेंट में नहीं मिल रहे हैं, इंटर सेगमेंटल ग्रूव पे मिल रहे हैं. जो गड्ढे हैं दो दो सेगमेंट के बीच में, वहां पर हैं इंटर सेगमेंटल ग्रूव. कहाँ कहाँ? इसको ऐसे लिखते हैं, 5th और 6th के बीच में, 6th 7th के बीच, 7th और 8th सेगमेंट के बीच में, एंड 8th एंड 9th सेगमेंट के बीच में. ये क्या करते हैं? दे रिसीव and store sperms. They are not producing, they are storing the sperms. They receive and store sperms from other earthworm. From other earthworm. Alright. So we have seen the male genital pore, 18 segment में एक जोड़ी एक एक तरफ. इसके ठीक ऊपर नीचे 17 और 19 में टोटल 2 पेयर्स, जेनाइटल और कॉपुलेटरी पैपिला. सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर 14 सेगमेंट में ठीक बीच में, और स्पर्माथीकल पोर्स 4 पेयर इंटरसेगमेंटल ग्रूव्स में. ये तो 4 ओपनिंग्स हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है. इसके अलावा इसमें माउथ मिलेगा और एनस मिलेगा फर्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट में. और क्या ओपनिंग्स मिलती हैं? नेक्स्ट ओपनिंग. स्टूडेंट्स, अर्थवर्म जो है उसके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, हमने पढ़ा था एनेलिडा फाइलम में कि उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? नेफ्रीडिया. ये नेफ्रीडिया जो है, एक टाइप का नेफ्रीडिया, वन टाइप ऑफ नेफ्रीडिया, वो अपना जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिया, उसको बॉडी के सरफेस पे थ्रो करता है. बहुत सारे छोटे छोटी ओपनिंग्स होती हैं. दे आर कॉल्ड नेफ्रीडियोपोर्स. नेफ्रीडियोपोर्स, नेफ्रीडिया के पोर्स, सो नेफ्रीडियोपोर्स. बहुत सारी हैं, मल्टीपल, छोटी छोटी हैं, माइन्यूट, न्यूमरस ओपनिंग्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन. और एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है हम जानते हैं, नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन. हम इसकी डिटेल्स बाद में पढ़ेंगे. करीब हर सेगमेंट में 200 से 250 छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं. और जो क्लाइटेलम है 14, 15, 16 सेगमेंट, वहां पे तो करीब 2000 से 2500 ओपनिंग्स होती हैं. इनका क्या काम? अच्छा, ये कहाँ नहीं मिलती? फर्स्ट और सेकंड सेगमेंट में नहीं मिलती है. सो एब्सेंट इन, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं. एब्सेंट इन फर्स्ट 2 सेगमेंट्स. सारे सेगमेंट्स में मिलेंगी बट पहले 2 सेगमेंट्स में नहीं मिलते हैं, जो नेफ्रीडियोपोर्स, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट.
इनका फंक्शन क्या है, इसके थ्रू जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है बॉडी का वो बाहर रिमूव होगा. सो एक्सक्रीट्स वेस्ट मटेरियल आउटसाइड बॉडी. नाउ एक और टाइप के पोर्स मिलते हैं स्टूडेंट्स इनकी बॉडी में, एंड दे आर कॉल्ड मिड डॉर्सल पोर्स. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये भी बहुत सारे छेद हैं. ये कहाँ मिलेंगे, डॉर्सल सरफेस पे मिलेंगे. ये तो वेंट्रल के थे, ये डॉर्सल पे मिलेंगे. डॉर्सल में भी बीच में मिलेंगे. इनके थ्रू ये स्किन में प्रेजेंट होते हैं और इनके थ्रू जो बॉडी का फ्लूइड है, बॉडी की कैविटी जो है यानी सीलोमिक फ्लूइड, वो बॉडी से बाहर स्किन के ऊपर रिमूव होता है, जिसके कारण से इनकी स्किन हमेशा गीली रहती है, मॉइस्ट रहती है, क्योंकि इन्हें स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करना है और रेस्पिरेशन के लिए स्किन ड्राई नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ नमी होनी चाहिए, वो इसी के कारण प्रोड्यूस होती है. सो दे आर ऑल्सो न्यूमरस पोर्स, बहुत सारे हैं ये न्यूमरस पोर्स. कहाँ पर है, ऑन बॉडी सरफेस. मिड डॉर्सल है, ये बीच में है डॉर्सल सरफेस पे, मिड डॉर्सल. फ्रॉम, ये 12th सेगमेंट से स्टार्ट होते हैं ये वाले छेद जो हैं स्टूडेंट्स, और ये सेकेंड लास्ट सेगमेंट तक होते हैं, यानी लास्ट में नहीं होते हैं. सो फ्रॉम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो है सेगमेंट के अंदर नहीं होते, ये दो सेगमेंट के बीच के जो सेप्टाज हैं वहां पर होते हैं. सो दे स्टार्ट फ्रॉम इंटर सेगमेंटल सेप्टा, जैसा कि स्पर्माथिका थे वैसे ही इंटर सेगमेंटल सेप्टा 12-13 यहां से शुरू होंगे, यानी 12th सेगमेंट से शुरू हो रहे हैं, एक्सेप्ट लास्ट सेगमेंट. आखिरी वाले सेगमेंट में नहीं मिलेंगे, बाकी सेकेंड लास्ट तक ये रहते हैं. और इनके थ्रू क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, दे ooze आउट सीलोमिक फ्लूइड और बॉडी फ्लूइड. ooze आउट निकलता है, ooze आउट बॉडी फ्लूइड, जिसके कारण से स्किन जो है वो मॉइस्ट रहेगी और इसलिए वो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी. सो दीज आर ऑल द ओपनिंग्स विच आर प्रेजेंट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से ड्रॉ करिए. नेफ्रीडियो पोर्स और ये मिड डॉर्सल पोर्स को जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे और एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तब हम डिटेल में दोबारा पढ़ेंगे. इन चारों को जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वापस से इनको हम देखेंगे किस तरह से ये एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में फंक्शन करते हैं. इसे आप नोट डाउन करिए और फिर हम डील करेंगे विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अर्थवर्म. So these are the various openings. Now students, let us see how the skeleton of earthworm is formed. हम जानते हैं कि अर्थवर्म केचुआ जो है उसमें कोई बोन्स या कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं है, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल लिचपिचा सा होता है, पर फिर भी उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है. फिर वो शेप कैसे मेंटेन होता है, वो शेप मेंटेन होता है इसके अंदर जो बॉडी फ्लूइड भरा हुआ है, पूरा का पूरा फ्लूइड, वो इस शेप को मेंटेन करता है. सो इस तरह का जो स्केलेटन है जो फ्लूइड के कारण शेप प्रोवाइड कर रहा है उसे हाइड्रोलिक स्केलेटन कहते हैं. हाइड्रो मीन्स वाटर. सो दे हैव हाइड्रोलिक और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. दैट मीन्स दे हैव नो बोन्स एज सच. इनका जो स्केलेटन है वो इनके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वही मेंटेन कर रहा है. सो इट इज फॉर्म्ड by सीलोमिक फ्लूइड और द बॉडी फ्लूइड. क्योंकि इनमें सीलोम मिलेगी, यहां से ट्रू बॉडी कैविटी, आपको याद है एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच की स्पेस, गट वॉल बॉडी वॉल के बीच की स्पेस जिसके दोनों तरफ मीसोडर्म मिलती है, उसे हमने सीलोम कहा था. एनेलिडा से ट्रू सीलोम स्टार्ट हो चुकी है, तो इनमें भी ट्रू सीलोम है. उस सीलोम के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसे सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं या सिंपली बॉडी फ्लूइड कहते हैं. It forms the hydrostatic skeleton and it maintains shape of the earthworm. Maintains shape. ये एक और रोल प्ले करता है, हम अभी लिख लेते हैं, समझेंगे थोड़ी देर बाद. That this also helps in locomotion. इसके मूवमेंट में भी ये हेल्प करता है. So it has two roles, locomotion and providing shape.
सो दिस वॉज अबाउट द आउटर अपीयरेंस। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि इसकी स्किन कैसी होती है, कितनी लेयर्स की होती है, कैसे बनी होती है। जैसे हमारी स्किन में हमने पढ़ा था एपिडर्मिस होती है जो एपिथेलियल टिश्यू की बनी है, फिर डर्मिस होती है, फिर हाइपोडर्मिस होती है। ऐसे ही आइए अब हम देखते हैं बॉडी वॉल ऑफ अर्थवर्म और द स्किन ऑफ अर्थवर्म। इसकी स्किन में 4 लेयर्स मिलती हैं, सो इट हैज 4 लेयर्स। ऑल राइट, नाउ लेट अस सी व्हाट आर दीज लेयर्स। सबसे पहले मैं अगर इसका एक डायग्राम बनाती हूँ पहले यहाँ पे, सपोज हमने एक पर्टिकुलर पार्ट को कट करके हम देख रहे हैं तो कैसा दिखेगा। लेट अस सपोज ये एक पार्ट है, ये इसके अंदर बॉडी कैविटी है, दैट मीन्स ये भरा हुआ है सीलोमिक फ्लूइड। हम बाहर की लेयर देख रहे हैं जो वॉल बना रही है। सबसे बाहर एक लेयर है दिस, वेरी थिन डेलिकेट लेयर है, और ये सेल्स की नहीं बनी हुई क्योंकि बाहर की लेयर है, नॉन सेल्यूलर होनी चाहिए ताकि अच्छे से प्रोटेक्शन दे। दिस इज कॉल्ड क्यूटिकल। So, the first layer is the cuticle. So, what is cuticle? It is the outermost, thin, delicate and most important non-cellular layer है, इसमें cells नहीं मिलेंगे. So, it is thin, delicate, non-cellular layer. This is very important students. और ये कौन बना रहा है? जो इसकी नीचे वाली लेयर है यानी एपिडर्मिस लेयर वो बनाएगी। सो इट इज सिक्रीटेड बाय एपिडर्मिस। सो ऑटोमेटिकली हमारी सेकेंड लेयर क्या हो गई? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस किसकी बनी हुई है स्टूडेंट्स? एक सिंगल लेयर है जिसमें कॉलमनार सेल्स हैं। सो इट इज मेड ऑफ, इट इज अ सिंगल columnar epithelium, सिंगल कॉलमनार एपिथेलियम है। और ये जो लेयर है स्टूडेंट्स ये इसके नीचे है ना, इट इज बीनीथ क्यूटिकल, क्यूटिकल के नीचे है, बीनीथ क्यूटिकल। इस लेयर में स्टूडेंट्स बहुत सारे ग्लैंड सेल्स हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे ताकि वो स्किन जो है वो मॉइस्ट रहे और रेस्पिरेशन में हेल्प कर सके। प्लस सीलोमिक फ्लूइड जो है वो तो निकल ही रहा है पोर्स के थ्रू, मिड डॉर्सल पोर्स के थ्रू, तो ये दोनों मिलकर हमारी स्किन को, हमारी नहीं अर्थवर्म की स्किन को मॉइस्ट रखेंगे। प्लस इसमें बहुत सारे सेंसरी सेल्स भी होते हैं ताकि कोई भी चीज अगर टच करे अर्थवर्म की स्किन को तो वो उसको फील कर सके, सेंस कर सके। सो इट हैज मेनी ग्लैंड सेल्स, they will produce mucus and sensory cells, आइए इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे होगी? कॉलमनार लेयर है स्टूडेंट्स, सो वील ड्रॉ इट लाइक दिस। कॉलम सेल्स होते हैं, इस तरह से ये लेयर होगी। ये इनमें जो न्यूक्लियस होता है हमने पढ़ा था वो नीचे होता है बेस पे। So this is the second layer. Let us label it here epidermis. ये मैंने क्यों जगह छोड़ी है? क्योंकि यहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे जो इस तरह से धसा हुआ होगा इसमें, like this. हम अभी रीड करेंगे ये क्या स्ट्रक्चर है। इसके अंदर एक ऐसा एस शेप का स्ट्रक्चर मिलेगा। ऑलराइट, ये मसल्स हैं, इसे कहते हैं सीटल सैक एंड दिस इज सीटी। हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स अभी ये क्या होता है, पर ये एपिडर्मल में मिल रहा है तो हम लिख लेते हैं दैट हैज सीटल सैक एम्बेडेड। दिस इज द सेकेंड लेयर। तो सबसे पहले क्यूटिकल नॉन सेल्यूलर लेयर, उसके नीचे कॉलमनार सेल्स की सिंगल लेयर है एपिडर्मिस, उसके नीचे थर्ड लेयर होगी मस्कुलर लेयर।
मस्क्यूलर लेयर, ये किसके नीचे है? इट इज बीनीथ एपिडर्मिस। मस्कुलर लेयर जो है स्टूडेंट्स, ये भी दो पार्ट्स की है, इसमें दो पार्ट्स हैं, टू पार्ट्स। पहले एपिडर्मिस के ठीक नीचे सर्कुलर मसल्स मिलेंगी, इन्हीं सर्कुलर मसल के अंदर पोरफायरिन पिगमेंट है जो इसको रेडिश ब्राउन कलर दे रहा है, ये थोड़ी पतली लेयर होती है। तो आइए हम यहां बना देते हैं, ये सपोज सर्कुलर मसल लेयर है, दिस इज सर्कुलर मसल लेयर, और इसके भी नीचे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मिलेंगी लाइक दिस। दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। इन दोनों को मिलाकर कहते हैं मसल लेयर। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि सर्कुलर मसल जो है वो बहुत थिन है और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर जो है वो बहुत थिक है। सो दिस इज द थर्ड लेयर। ऑल राइट, सो इट हैज टू पार्ट्स, ए आउटर थिन सर्कुलर मसल्स, इसमें क्या है? पोरफायरिन पिगमेंट है, पोरफायरिन पिगमेंट, और हम जानते हैं कि ये इसको रेडिश ब्राउन कलर देता है और यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट यूवी रेडिएशंस, अगेंस्ट यूवी रेज और यूवी रेडिएशंस। और सर्कुलर मसल जो है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स की पोरफायरिन कौन सी लेयर में होता है? सर्कुलर मसल लेयर में। इसके नीचे मिलेगी इनर थिक, डायग्राम में ही शो हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। आपको अगर याद हो, हमने लिखा था कि जो राउंड वर्म्स हैं एस्केलमेंथिस, उनकी बॉडी वॉल में ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर फाउंड, वेयर एज इन एनेलिडा बॉडी वॉल बोथ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर फाउंड। हम उसी पॉइंट को यहां पर रिलेट कर रहे हैं। सो इनर थिक लॉन्गिट्यूडनल मसल। नाउ द फोर्थ लेयर, मसल लेयर हो गई। मसल लेयर के नीचे एक और एपिथेलियम होती है, क्योंकि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से लेयर करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो जो अंदर वाली लेयर है उसे कहते हैं सीलोमिक एपिथेलियम। एक तो ये एपिथेलियम है एपिडर्मिस जो बाहर से कवर कर रही है, और एक ये अंदर से कवर कर रही है सीलोमिक एपिथेलियम। ऑलराइट, सो लेट अस लेबल इट। ये जो लाइन बनाई है हमने लास्ट, दिस इज सीलोमिक एपिथेलियम ऑफ स्किन। दिस इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ स्किन। ऑलराइट, लेट्स राइट इनरमोस्ट स्किन लेयर। इसके नीचे क्या है स्टूडेंट्स? सीलोम है, सीलोमिक फ्लूइड जिसमें भरा हुआ है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी कैविटी या सीलोम को लाइन कर रही है। सो इट लाइन्स, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इट लाइन्स सीलोम और द बॉडी कैविटी। ये जो हमने डायग्राम बनाया है, ये किसका डायग्राम है? ये ट्रांसवर्स सेक्शन है अर्थवर्म की स्किन का। इसमें 4 लेयर्स हैं। आउटर मोस्ट लेयर इज द क्यूटिकल विच इज नॉन सेल्यूलर। Below is a single columnar epithelium which has many gland cells and secretory cells, the epidermis. Then the muscular layer which has outer circular and inner thick layer, and the coelomic epithelium. So this is the skin. Now let us understand हमने ये क्या structure बनाया है students. This is the next point that we have to read, and that is the locomotory organ of earthworm. स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि एनेलिडा की जो ओलिगोकीटा क्लास है टेरेस्ट्रियल वर्म्स, उनके लोकोमोटरी ऑर्गन को सीटी कहते हैं। ये हमने एक सीटी ड्रॉ किया है। सो व्हाट आर द लोकोमोटरी ऑर्गन्स? इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। सीटी, कहीं कहीं इनको चीटी भी लिखा रहता है, चीटी। ये कैसे हैं? एस शेप के हैं, काइटिन के बने हुए हैं, और ये एक सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक थैले के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसे सीटल सैक बोलते हैं। और ये जो सैक है ये एपिडर्मिस लेयर के अंदर रहता है। ऑलराइट, सो सीटी क्या है? लेट अस राइट दैट दे आर एस शेप्ड
हर वर्ड एक क्वेश्चन है। काइटिन के बने हुए हैं, सो काइटिनस, एस शेप्ड काइटिनस स्ट्रक्चर्स किसके अंदर है ये? एम्बेडेड इन सीटल सैक। और ये सीटल सैक कहां पे मिल रहा है? एपिडर्मिस में, इन एपिडर्मिस। इसमें गड्ढे रहते हैं, एपिडर्मल पिट्स, वहां मिलता है। सो इट इज फाउंड इनसाइड सीटल सैक। इट इज एस शेप्ड, मेड अप ऑफ काइटिन। ये जो सीटी होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो सैक के अंदर हैं, इसमें थोड़ी थोड़ी मसल्स रहती हैं साइड में। ये मसल्स इसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं, जिसके कारण से ये जो सीटी है ये टू एंड फ्रो एंड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करता है, और इनके मूव करने से अर्थवर्म मूव करता है। इनका ये कहाँ मिलते हैं? स्किन में तो है, पर कौन से सेगमेंट्स में मिलते हैं? दे आर फाउंड इन ऑल द सेगमेंट्स। ये हर सेगमेंट के बीच में अरेंज रहते हैं, एक्सेप्ट, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट एंड क्लाइटेलर रीजन, यानी 14, 15, 16 सेगमेंट, यहां पर ये नहीं मिलते। सो वेयर दे आर फाउंड? एक रो में मिलते हैं, और रो ऑफ सीटी, हर उसमें करीब 80 to 120 सीटी रहते हैं। हम अभी देखेंगे इसको डायग्राम बना के। अ रो ऑफ सीटी इन ईच सेगमेंट। कहां नहीं मिलता? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट, कई बार पूछा है, फर्स्ट, लास्ट एंड क्लाइटेलर रीजन, यानी 14, 15 एंड 16 सेगमेंट, इनमें ये नहीं मिलता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द लोकोमोटरी ऑर्गन। ऑलराइट, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम एक बार देखते हैं कि किस तरह से ये सीटी अरेंज्ड होते हैं। प्लीज नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दीज सीटी आर अरेंज्ड। आइए देखते हैं इसको, कोशिश करते हैं समझने की। ऑलराइट, किस तरह से अरेंज्ड होते हैं? दिस इज सेगमेंट 1, ये माउथ है, ये प्रोस्टोमियम है, ये सेकेंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट। फर्स्ट में नहीं मिलेंगे, बाकी सब में मिलेंगे। कैसे मिलते हैं? जैसे सपोज अगर ये अर्थवर्म है, ये मान लो इसका सेकेंड सेगमेंट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहाँ बीच में खूब सारे सीटी होंगे, ऐसे 1, 2, 3, 4, ऐसे 80 to 120 बीच बीच में। यानी हम इसे इस तरह से दिखा सकते हैं, बाहर से जो पार्ट दिख रहा है, लाइक दिस। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन लें, कट सेक्शन करें अगर हम, तो ये कैसा दिखेगा? लाइक दिस। इस तरह से ये पूरे सीटी अरेंज्ड है। ऑलराइट, सो दीज आर द सीटी। ये हमने इसका टीएस ले लिया है, कट करके हम देख रहे हैं, बट ये फर्स्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट और 14, 15 सेगमेंट तीनों में नहीं मिलेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमने आज की क्लास में पढ़ा टैक्सोनॉमी ऑफ अर्थवर्म, यानी वो किस फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। हम पढ़ रहे हैं नॉर्थ इंडियन अर्थवर्म, दैट इज फेरेटिमा पोस्थ्यूमा। हमने उसकी हैबिट्स देखी, दैट दे आर टेरेस्ट्रियल, दे आर fossorial, they are nocturnal, they are rainworms, they are detrivorous, omnivorous, bisexual. These are some of the important characters which we read. फिर हमने इसके वेंट्रल सरफेस पे सारी ओपनिंग्स को रीड किया, हमने इसकी स्किन का स्ट्रक्चर देखा, हमने इसकी बॉडी किस तरह से प्री क्लाइटेलर, क्लाइटेलर एंड पोस्ट क्लाइटेलर रीजन में डिवाइडेड है उसे समझा, और फिर हमने इसके लोकोमोटरी ऑर्गन जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, उसे स्टडी किया, दैट इज वी टॉक्ड अबाउट सेटी. Now in the next class we'll move on with the other parts of earthworm. Till then, a happy learning and have a good day. Thank you.